सौरभ दुबे जी वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात आप हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन दरअसल बीजेपी क्या। ठीक है सौरभ दुबे जी। देखिए मुझे लगता है कि AIM के जितने भी प्रवक्ता हैं या जो उनके मुखिया हैं, आपने उनसे कभी भी कोई बात ऐसी नहीं सुनी होगी जो वो देश जोड़ने का काम करें। हमेशा वो ऐसे बयान देते हैं। अभी भी ये वैक्सीन के बारे में बोल रहे हैं। बताइए, जिस समय पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व के अंदर संकट था और भारत उस संकट में सबसे पहले बाहर निकल करके आया, उसमें भी आज देखिए क्या ये अलाप शराब बोल रहे हैं उसमें। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ मुस्लिम बार बार मुस्लिमों को ये चुनाव के अंदर कौन लाने का प्रयास करता है? कौन ऐसे लोग हैं जो 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो वोट जिहाद की बात कर रहे हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को शहीद बताने का प्रयास कर रहे हैं? 2 चरण निकल चुके हैं, दूसरे चरण तक आते आते हिंदू मुसलमान कौन लेकर आया? गंगा में फेंकने की बात कर रहे हैं। बताइए, इनसे पूछिए वो कौन लोग हैं? ये आप ही की तरफ से तो सारे बयान आ रहे हैं और आप लोग इतने खुलेआम ये ऐसे बयान देते हैं। मालूम लेकिन ये शुरुआत कहां से हुई सौरभ दुबे जी? सौरभ दुबे जी, ये शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत कहां से हुई बताइए ना। शुरुआत तो इनके जो विपक्ष का मैनिफेस्टो आया वही से हुई ना। मैनिफेस्टो में जब मल्लिकार्जुन तो मुस्लिम लीग की झलक किसको नजर आई? मुस्लिम लीग की झलक इनके मैनिफेस्टो में सब जनता, पर वो नजर किसको आई? जनता को नजर आ रही है ना। अच्छा, इनको जो इन्होंने सारे प्रावधान दिए कि भैया हम आएंगे तो मुस्लिमों को उनका हक वापस दिलाएंगे। फिर ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी को क्या कहती है, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, वो भरे मन से कह रहे हैं ना 370 वापस लाने की बात। तो लगातार इस तरह के बयान इनके नेता दे रहे हैं, इनके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष दे रहे हैं, तो मुस्लिमों को लाने का तो ये बात कर रहे हैं। एक बार भी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि मुसलमान जो है वो भगोड़े हैं। एक बार भी नहीं कहा कि घुसपैठिया है। आप कैसे मान लेते हैं कि मुसलमान घुसपैठिया है? ये आप ही लोग हैं जो मुसलमानों पे आरोप ठोक देते हैं। देखिए, मुसलमान घुसपैठिया नहीं है और घुसपैठिया मुसलमान नहीं है। जो लोग बाहर की सीमाओं से क्रॉस करके बांग्लादेश की सीमाओं में रह रहे हैं, वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। जब NRC आएगा, जब CA आएगा, तो उसके CA तो आ चुका है, NRC के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। तो ऐसे लोगों को वो कह रहे हैं स्टेटलेस हो जाएंगे, वो कह रहे हैं स्टेटलेस हो जाएंगे। ये साजिश है। अनुज जी क्यों डरा रहे हैं? वो कह रहे हैं डराने की राजनीति कर रहे हैं और आप लोग भी साथ में ही हैं उनके। नहीं, हम किसी के साथ नहीं। एक तो समझ नहीं आता कि कौन किसकी बी टीम है। ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, सीधी सी बात है कि इस चुनाव में जनता किसके साथ है और कौन जनता के साथ है, सबसे पहले इस बात को देखना पड़ेगा। ये चुनाव जनता से जो प्रॉमिसेस किए गए हैं और जो परफॉर्मेंस की बात जो अब की जानी चाहिए उस पर नहीं हो रही है। ये अपना फेलियर्स को छुपाने के लिए चुनाव का नैरेटिव बदलने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज ये बार बार कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। बहुत दुख होता है। जनता को भी बहुत आज की डेट में जो है देश की जनता जागरूक है। ये कांग्रेस पार्टी की देन थी, कांग्रेस की सरकारों की देन थी कि आज छोटे से छोटे व्यक्ति के हाथ में और गाँव के एक बच्चे के हाथ में भी मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है और वो देख लेता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं या विपक्ष के नेता झूठ बोल रहे हैं। लेकिन तत्काल बात कैच हो जाती है ना। वो कह रहे हैं कि भैया आप तो हमारा हक छीन कर उनको दे देंगे, यानी कि मुसलमानों को दे देंगे, और वो कह रहे हैं कि मैं अपने जीते जी ऐसे नहीं होने दूंगा। ये PM कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद देती है, भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करती है कि जिस मैनिफेस्टो को इतने ध्यान से नहीं देखा जाता था किसी भी राजनीतिक दल के, लेकिन जब से इन्होंने दुष्प्रचार करने का प्रयास किया है, मैनिफेस्टो के नाम पर झूठ बोलने का प्रयास किया है, 70 लाख से ऊपर लोगों ने ऑन रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन कांग्रेस का मैनिफेस्टो सर्च किया है, उसको पढ़ने का काम किया है। और जिस मैनिफेस्टो को पढ़ा है, पहली बात तो इनका जो है शक दूर हो गया। कहीं ऐसी कहीं कोई बात नहीं लिखी गई कि किसी से किसी की संपत्ति छीन करके किसी एक करके और राकेश त्रिपाठी जी को थैंक्स बोल रहे हैं कि मैनिफेस्टो पर अभी तक इतना ध्यान कोई देता नहीं था, इस तरीके से पढ़ता नहीं था, बट थैंक्स टू राकेश त्रिपाठी जी एंड उनकी जो पार्टी। एक कर सिर्फ अनुज जी और राकेश त्रिपाठी जी। देखिए हिमानी जी, मैं वही बोल रहा था कि ये जितना इन्होंने दुष्प्रचार किया, आज जनता ने फैक्ट चेक कर लिया, फैक्ट चेकिंग का जमाना है और उनकी आंखें खुली कि एक तो ये झूठ था, कुछ नहीं बोला। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात कांग्रेस के पक्ष में इन्होंने क्या की कि जो कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी की बात थी, उसको जनता ने एक एक शब्द को अक्षर से पढ़ा है और उस पर विश्वास करने का काम किया है। इसीलिए इन 2 चरणों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, हार सुनिश्चित दिख रही है और कांग्रेस का जनता जानती है कि इन्होंने 10 वर्षों में कांग्रेस को बदनाम करने
का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है, लेकिन अगर इस देश में सेल्फ गोल पर सेल्फ गोल भी मारे जा रहे हैं ना, वो विरासत टैक्स की बात कौन लेकर आया, वो विरासत कर की बात कौन लेकर आया? बताइए कहां है कांग्रेस के मैनिफेस्टो? कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली कहां बोला है? कौन से कांग्रेस पार्टी के नेता ने ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से आया है? अगर किसी नेता ने विदेश में बैठ करके अपनी राय व्यक्त कर दी है तो वो कांग्रेस की बात नहीं किसी नहीं है ना, कांग्रेस ने खंडन किया है। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली खंडन किया है कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। ठीक है, ओवरसीज में बैठ करके हमारे नेता ने अपनी मंशा जाहिर की कि वहां होता है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम इनके नेता हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं इनके नेता, आज की कैसे कैसी अपनी राय व्यक्त करते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी उससे इत्तेफाक रखती है? अरुण जेटली जी के समय में जिस तरह से जो है और तमाम नेता थे, क्या उनसे इत्तेफाक करते थे? शत्रुघ्न सिन्हा ने कितना बोला इनके बारे में, क्या उनसे इत्तेफाक रखते हैं? मुरली मनोहर जोशी जी ने कितना बोला, क्या उनसे इत्तेफाक रखते हैं? इन्होंने तो सिरे से खारिज कर दी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो उसमें जो लिखित बातें हैं, 5 गारंटी, 25 जो उसके साथ जो जनता के न्याय की बात की है, उन सब की बात हो रही है। उन पे कांग्रेस पार्टी कल भी स्टैंड थी, आज भी स्टैंड थी, उन्हीं गारंटीज के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। उनसे एक रिएक्शन ले लूं, ओपनिंग कमेंट भी उनका हो नहीं पाया। सुमित सोनी जी, एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति और दूसरी तरफ संतुष्टीकरण की राजनीति, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया था, और हर आए दिन हम देखते हैं वो तुष्टीकरण वाली जो राजनीति है वो दिखाई देती है, फिर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो। आपको लग रहा है कि ये वाला जो चुनाव है तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण का, लेकिन लेवल कई आ रहे हैं, लेवल इस पर कई आ रहे हैं और हर लेवल बढ़ता जा रहा है सर, और ज्यादा हार्ड होता जा रहा है। हिमानी जी, कैसा है 2014 में कांग्रेस पार्टी सत्ता के नशे में चूर थी, 10 साल इन्होंने शासन कर लिया था, इनको लगा ये जो परिवर्तन है स्वाभाविक है, चलो हम कुछ दिन छुट्टियां मना के आते हैं, देश पर तो हमारा कब्जा है, जिस तरह से 50-55 साल से हम शासन करते रहे हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर अपना कब्जा जो है कायम रखेंगे। 2014 में देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी से भारी अपेक्षा थी, जिन अपेक्षाओं को उन्होंने भली भांति पूरा किया, उसी का नतीजा रहा कि 2019 में देश की जनता की जो अपेक्षा थी वो विश्वास में बदल गई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि नफरत पैदा कर रहे हैं, ओवैसी साहब भी कह रहे हैं और कांग्रेस भी कह रही है कि नफरत पैदा कर रहे हैं पीएम। विपक्ष को हजम नहीं हुई। 2024 में अभी ये वर्तमान में बौखलाए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, अभी प्रथम चरण में जो चुनाव हुआ था 2014 में, चुनाव का वोट प्रतिशत, कुल वोट प्रतिशत 64% रहा। 2019 में वो कुल प्रतिशत 67% था। प्रथम राउंड में जब वोट प्रतिशत थोड़ा कम गया तो विपक्ष ने बड़ा दावा ठोका, विपक्ष ने बड़ा जश्न मनाया कि बीजेपी जा रही है, लेकिन इनके सपनों पे पानी फिर गया दूसरे चरण में, और अभी तमाम चरण बाकी है। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि आज के दिन जो जनता का मोदी जी के प्रति अपेक्षा और विश्वास का जो कारक था, आज वो प्यार में बदल चुका है। मोदी जी की कथनी और कहनी में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए लोगों ने जान लिया है कि मोदी का कहना मतलब एक गारंटी है, एक स्थायी सरकार, एक स्थिर नेतृत्व आज के दिन देश की जनता चाहती है। और ये तमाम विपक्ष एक बागड़ बिल्लों का, मैं बोलूंगा दल के, मतलब 100 बागड़ बिल्ले एक शेर का शिकार करने में लगे हैं, जो कि कभी भी संभव नहीं है।